Hello friends, welcome to Agrani Classes for Maths and GS. Subscribe our YouTube channel, press the bell icon for notification, like, comment and share video with others. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। उत्तराखंड की मैपिंग की क्लास में आगे का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन से पहले उत्तराखंड की अक्षांश और देशांतर स्थिति को भी समझिए, साथ ही अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त या अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं ये भी समझिए। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड का जो अक्षांश स्थिति है वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अक्षांश स्थिति क्या है? 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य में। और जो अक्षांश विस्तार है वो अक्षांश विस्तार क्या है? 2 डिग्री 44 मिनट तक। और देशांतर स्थिति में 77 डिग्री 34 मिनट से और 81 डिग्री 02 मिनट के मध्य में उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल आता है यह विस्तारित है। और देशांतरी विस्तार जो है वो 3 डिग्री 38 मिनट के बीच में आता है। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई जो कोणीय दूरी है वो अक्षांश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इसे हम समझ सकते हैं कैसे कि अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और अन्य स्थान के बीच में पृथ्वी के केंद्र में बनने वाला कोण है, उसे अक्षांश कहते हैं। तो ये आप एक डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, ये एक ग्लोब है और ग्लोब पर खींची गई जो विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन हम यहाँ एक समझते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और अक्षांश जो है यानी जो कोण है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर जो है ये नॉर्थ पोल है और इधर होगा साउथ पोल। तो जो पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर, जैसा कि मैंने अभी कहा है। और यदि हम जो है इसको देखिए, इस ग्लोब को कुछ इस तरह से काटें बीच में से, और यहां जो है इसको मान लीजिए कि ये एकदम सीधा है और यहाँ पर ये खड़ी दीवार के जैसे हैं, जैसे वो 3D डायग्राम में दिखता है। तो ये कोशिश कीजिए समझने की। अब ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से ये खींची गई जो लाइन है विषुवत रेखा पर, इसको आधार माना जाता है। जहाँ पर ये देशांतर रेखा को काट रही होगी तो यहाँ जो है ये क्या कहलाएगा? 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो इन दोनों के बीच जो कोणीय दूरी होगी या पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर यहाँ जो है देखिए, इधर खींचेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा ये। इसी तरह से अगर ये कोणीय दूरी जो है यहाँ नापेंगे हम तो यहाँ क्या कहलाएगा? ये देखिए, यहाँ कितने का कोण बनेगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरह से अगर हम ये यहाँ पोल पर जाएं, पोल और इनके बीच में, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो पोलर या ये जो पोल है वो 90 डिग्री के कहलाते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी जो है ऐसे ही खींच सकते हैं आप। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये खींचें तो यहाँ क्या कहलाएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा। जहाँ ही आपस में एक दूसरे को काट रहे होंगे, इन काल्पनिक रेखाओं को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये अब हमारे ये काम का नहीं है। तो अब देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसी तरह से ऐसे हम ये लाइनें खींच सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। और जो ये विषुवत रेखा के उत्तर में है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ओके,
या इसको जो है नदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, या उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा के जो साउथ में जो भी अक्षांश स्थिति हम लेंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा, और विषुवत रेखा के उत्तर में जो भी अक्षांश स्थिति लिखेंगे वो हम किस में देखते हैं, उत्तरी अक्षांश में देखते हैं। इसीलिए उत्तराखंड जो है वो कौन से अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। अब देखिए देशांतर को जो है, तो देशांतर रेखाएं ये हैं जो कौन सी हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं जो हैं ये क्या हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपस में मिल जाती हैं, और जो देशांतर वृत्त होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो अक्षांश वृत्त हैं वो बराबर नहीं होते हैं। लंदन के ग्रीनविच से जाने वाली जो एक प्रधान मध्याह्न रेखा है उसकी अगर जो है यानी प्राइम मेरिडियन रेखा जो है इसके अगर ईस्ट में जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, और वेस्ट में जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर। तो आप देखिएगा कि जो भारत है, भारत की स्थिति देशांतर में क्या है, पूर्वी है, और अक्षांश में क्या है, उत्तरी है। तो इसीलिए जो अक्षांश स्थिति है वो क्या होगी, उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर स्थिति क्या होगी, पूर्वी देशांतर। ओके, तो ये समझ गए अक्षांश और देशांतर। आप देखिए अक्षांश, अक्षांश जो है वो कितने होंगे, देखिए 90 डिग्री तो कहाँ है, यहाँ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, और 90 डिग्री क्या है, साउथ की तरफ है, यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक, प्लस एक ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको भी लिया जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 181। तो अक्षांश कितने हुए कुल, 181। इसके बाद जो है जो अक्षांश वृत्त हैं, अक्षांश वृत्तों की संख्या, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त जो है आप देखिए 181 कितने हुए, अक्षांश हुए। अब इनमें से जो है अगर ये 2 माइनस करेंगे तो अक्षांश वृत्तों की संख्या में मिल जाएगी 179। ये 2 कौन माइनस किए हैं, जब हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लेंगे तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो है ये तो बिंदु हैं, यहाँ जो वृत्त होंगे वो एकदम बिल्कुल इस बिंदु के समान होंगे, तो इनको वृत्त नहीं माना जाएगा। इसीलिए एक वृत्त यहाँ से कम हो जाएगा और एक वृत्त यहाँ से कम हो जाएगा, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या ये निकल जाएगी 179। ओके, तो इस तरह से जो है ये अक्षांश और देशांतर के संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और भी देखिएगा कि अक्षांश जो है अगर उत्तर की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो जो अक्षांश है, अक्षांशों में क्या होगी, वृद्धि होगी, और यदि विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे तो जो अक्षांश वृत्त होंगे वो क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, उनके आकार होते जाएंगे कम, छोटे 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 होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो देशांतर होते हैं, देशांतरों की स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि देशांतर वृत्त सभी बराबर होते हैं। ओके, 2 अक्षांशों के बीच की जो औसत दूरी है, 2 अक्षांशों के मध्य औसत दूरी वो मानी जाती है 111 किलोमीटर। और जो ये देशांतर हैं, देशांतरों के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी है वो विषुवत रेखा पर होगी, यहाँ पर। और जब विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो 2 देशांतरों के बीच की जो औसत दूरी है या जो दूरी है वो कम होती जाएगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट क्या है कि उत्तराखंड की जो अक्षांश और देशांतर स्थिति, पहले तो आप ये ध्यान रखिए उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो है कि अक्षांश और देशांतर या अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त क्या होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको ये समझाया है। इसके अलावा अक्षांश और देशांतर की जो उपयोगिता और इसका डिटेल में जो क्लासेस हैं वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम जो है हमारा टॉपिक क्या है कि उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है वो भी समझिए। देखिए उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है उसके लिए हम ये समझते हैं, देखें कि उत्तराखंड जो है वो
हिमालय राज्यों की श्रेणी में आता है, यानी पर्वतीय राज्य है। तो सबसे पहले हम ये समझिए कि पर्वतीय राज्य या हिमालय राज्यों की अवधारणा क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ है। हिमालय राज्यों की अवधारणा का जन्म किस प्रकार से हुआ है और इसको कैसे स्वीकार किया गया है। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में असम ही एक हिमालय राज्य की श्रेणी में आता था। उसके बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को हिमालय राज्य बनाया गया और इसी क्रम में फिर नागालैंड और अन्य और राज्य भी बने। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को बना था वो 11वां हिमालय राज्य था। तो ये तो कुछ फैक्ट हैं। अब हिमालय राज्यों की अवधारणा को जो है कैसे जन्म हुआ है, ये हिमालय राज्य की अवधारणाएं क्या हैं। देश के समग्र विकास में चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनके एग्जीक्यूशन या उनके क्रियान्वयन में ये देखा गया कि जो पहाड़ी राज्य हैं वो मैदानों की अपेक्षा विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। तो इसके पीछे के मुख्य कारणों को समझा गया या इसके पीछे के मुख्य कारणों का पता लगाया गया। तो क्या पाया गया कि जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर भौगोलिक दशा, संसाधनिक उपलब्धता, सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, ये भाषाई भिन्नता, ये सभी संरचनाएं मैदानों की तुलना में भिन्न हैं। ओके, तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है अलग से सोचने की आवश्यकता देखी गई। इसीलिए पर्वतीय राज्यों के बारे में जब अलग से सोचा गया तो ऐसे ही धीरे धीरे पर्वतीय राज्य या हिमालय राज्यों की अवधारणा का जन्म हुआ और इसको स्वीकार किया गया। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से जो है 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो वो राज्य की श्रेणी से हट गए। इसीलिए अब हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो पर्वतीय राज्यों में, हिमालय राज्यों में कितना स्थान है उसका? 10वां स्थान है। ओके, तो ये समझिए हिमालय राज्यों की जो अवधारणा है। इसके बाद जो है हम क्या समझते हैं, फटाफट अपना जो टॉपिक क्या है कि उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है वो कैसा है। देखिए, उत्तराखंड जो है वो हिमालय राज्य है और हिमालय की जो है सभी विशेषताएं उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी धरातलीय विन्यास, उच्चावच और शैलक्रम के स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। देखिए, वो 8 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इनको भी जो है मैप के ही द्वारा हम समझेंगे और बाकी जो पॉइंट होंगे उनको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, एक उत्तराखंड के एक रफली मैप बनाना है। देखें, अब ये एक उत्तराखंड का मैप बना है। तो धरातलीय विन्यास और शैलक्रम तथा उच्चावच को आधार मान करके जो है उत्तराखंड को 8 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब वो 8 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहले क्या आता है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ओके, तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, जो हरिद्वार का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो है तराई और भाबर का एरिया आता है। ओके, तराई और भाबर का जो एरिया है वो इस तरह से है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही अन्य और क्या होंगे, भाबर का क्षेत्र कहलाएगा, संकरी सी पट्टी जो है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके ठीक उत्तर में जो है वो क्या होंगे, दून और द्वार। दून और द्वार से आगे होते हैं शिवालिक श्रेणी और फिर शिवालिक के उत्तर में है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर उसके ठीक उत्तर में है ग्रेट हिमालय और ग्रेट हिमालय के सबसे उत्तर में क्या है, उत्तराखंड में विस्तार ट्रांस हिमालय का विस्तार है। ओके, तो ये पहले हम जो है ये मैप में भी बनाएंगे और बाकी इसको फिर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये जो एरिया है ये है रामगंगा और सरयू नदी का क्षेत्र। बाकी जो बचा ये वाला एरिया है ये है टॉन्स और यमुना नदी का एरिया। और जो ये एक क्षेत्र है ये है भागीरथी और अलकनंदा।
और उसकी सहायक नदियों का एरिया। इसके बाद देखें उत्तराखंड में जो है, जो यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे वो क्या होंगे, ग्लेशियर वाले पार्ट होंगे। ठीक है, ये ग्लेशियर वाले क्षेत्र भी होंगे और बाकी इसके ठीक इधर उत्तर में वो ट्रांस हिमालय का एरिया होगा। ठीक है, ये सभी क्या है, ये ग्लेशियर के पार्ट हैं, इधर सब ग्लेशियर होंगे। हाँ, ये भी ग्लेशियर का एरिया है। ओके, जैसे आप देखें तो यहाँ जो है यमुनोत्री ग्लेशियर, ओके, इधर गंगोत्री ग्लेशियर, ये हिमाद्री, कामेट, मिलम ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर या पोंटिंग ग्लेशियर, ये सभी क्या होंगे, ये ग्लेशियर के पार्ट होंगे। तो इन ग्लेशियरों से जो है जो नदियां हैं वो आगे बढ़ती हैं और ये नदियों का ये कैचमेंट एरिया कहलाएगा। ओके, अब देखिए कि हम ये समझते हैं कि उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो 8 भौगोलिक प्रदेश है उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले गंगा का मैदान। ओके, गंगा का जो मैदान है वो हरिद्वार का जो एरिया है वो कहलाता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा ये जो एरिया है उधम सिंह नगर का, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है वो आता है तराई वाले क्षेत्र में। ओके, और जो दक्षिणी हरिद्वार है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, और जो बाकी हरिद्वार का जो उत्तरी भाग है वो शिवालिक रेंज में आता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हरिद्वार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो भौगोलिक विभाजन में से किस में आता है, लघु हिमालय में, मध्य हिमालय में, या गंगा के मैदान में, या शिवालिक क्षेत्र में, ओके, या तराई या भाबर में। तो हम ये गंगा के मैदान को सबसे पहले पढ़ते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, एक तो क्या है, इसका जो निर्माण हुआ है गंगा नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उसके जमाव से गंगा के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में जो हरिद्वार का जो दक्षिणी भाग है ये क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये क्षेत्र जो है उपजाऊ है, तो यहाँ पर गन्ना, गेहूँ और धान की खेती होती है। ओके, अगला पार्ट कौन सा है, उसका नाम है, सेकंड नंबर पे है तराई। ओके, तो तराई क्षेत्र जैसे हमने यहाँ ये नोट किया है ना, तो तराई क्षेत्र जो है ये कौन सा एरिया कहलाता है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के पौड़ी, नैनीताल के दक्षिणी भाग और उधम सिंह नगर का जो लगभग पूरा भाग है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड में एक संकरी सी पट्टी है, 20 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और ये जो तराई क्षेत्र है ये कृषि के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है, और बाकी दूसरे राज्य के जो लोग थे वो काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ व्यावसायिक खेती करने के लिए आए थे और यहीं निवास करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक खेती करने वाले लोग कहाँ के निवासी हैं यहाँ जो तराई क्षेत्र में, उधम सिंह नगर में, तो उनको भी आप जो है साथ में नोट कीजिए। जैसे पंजाब, हरियाणा, तो ये लोग यहाँ जो है लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और व्यावसायिक खेती करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जिन्हें आर्टिजियन वेल्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पाताल तोड़ कुएं या आर्टिजियन वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि जो भूमिगत जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र है वो कैसा होता है, दलदला सा होता है। ओके, तो तराई क्षेत्र की ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य और कौन से पॉइंट हो सकते हैं तराई क्षेत्र के संबंध में, कि तराई क्षेत्र में जो प्रमुख जो कस्बे हैं, जो प्रमुख नगर हैं, वो कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो बाजपुर है, रुद्रपुर है, सितारगंज है, ओके, ये सभी क्या है, ये तराई क्षेत्र के प्रमुख कस्बे माने जाते हैं। तो इस बात को भी आप नोट कीजिएगा और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है तराई के बाद जो है ठीक उत्तर में जो क्षेत्रफल आता है वो आता है भाबर का क्षेत्रफल। तो भाबर जो है वो कृषि के दृष्टिकोण से
अच्छा नहीं होता है। तो भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है? भाबर क्षेत्र का निर्माण ऐसे हुआ है कि भाबर के ठीक उत्तर में शिवालिक श्रेणी है। तो ऐसा माना जाता है कि शिवालिक क्षेत्र में या शिवालिक श्रेणी से बहने वाली एक बेगवती नदी होती थी। तो बेगवती नदी के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, जो बड़े बड़े जो बुल्डर होते थे, वो इस क्षेत्र में जमा हो गए थे, क्योंकि अब नदी का वेग, नदी का जो बहने का जो प्रवाह जो है वो इतना तेज़ नहीं था कि इन बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जा सके। तो इसीलिए जमा होते चले गए और ये जो है भाबर क्षेत्र का निर्माण हो गया। भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर के बहती हैं, तो खेती के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो भाबर क्षेत्र का अगला जो विशेषता हम नोट क्या करते हैं, तीसरा जो भौगोलिक प्रदेश है वो क्या है? भाबर। ओके, भाबर का जो एरिया है, ठीक है। तो भाबर का जो क्षेत्रफल है या भाबर का जो एरिया है किन किन जिलों में है? ओके, उत्तराखंड के कौन से जिले भाबर क्षेत्र में आते हैं? देखिए, भाबर क्षेत्र जो है ये पूर्वी बिंदु कौन सा है? चंपावत। चंपावत से लेकर के और ये जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, ओके, यहाँ जो है 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी सी पट्टी या अन्य और कहीं और जगहों पर 10 से 20 किलोमीटर जो है चौड़ाई क्षेत्रफल में जो उबड़ खाबड़ जो एरिया है उसको कहते हैं भाबर। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि भाबर क्षेत्र का पूर्वी बिंदु कौन सा है? चंपावत। ओके, और भाबर क्षेत्र का पश्चिमी बिंदु यानी वो कौन सा है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट यानी देहरादून। ओके, तो भाबर क्षेत्र के संबंध में ये पॉइंट आप नोट कीजिए और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा है कि उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है, साथ ही अक्षांश और देशांतर, इसके अलावा उत्तराखंड को जो है हमने ये मैप के थ्रू ये जो भौगोलिक रीजन होते हैं इनमें भी डिवाइड किया है। साथ ही उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है उनमें से गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के संबंध में डिस्कस किया है। ओके, देखिए एक और महत्वपूर्ण बात ये भी नोट कीजिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो है दो मिट्टी के आधार पर, उनकी जो मिट्टी की प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर बांगर मिट्टी, ओके, और खादर मिट्टी का क्षेत्र। बांगर मिट्टी जो है ये वो क्षेत्र होता है जो बाढ़ रहित होता है, जहां अब बाढ़ नहीं आती है, और जो खादर प्रकार की मिट्टी वाला क्षेत्र होता है वो बाढ़ प्रभावित होता है, यानी बाढ़ प्रवण वाला क्षेत्र होता है। ओके, तो खादर और बांगर ये कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे ही हम जो है उत्तराखंड का जो भौतिक विभाजन है ये इसके अगले और टॉपिक जो है, जो यानी कि 8 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को, तो ये हम अगला जो टॉपिक होगा यानी शिवालिक, ओके, दूनद्वार और मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये हम ऐसे ही आगे अन्य और क्लासेस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और यदि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अन्य और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार ये वीडियो क्लासेस देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।